हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है भाई? राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर प्रतीत करना है, तो ये उपयोगितावाद से है या उदारवाद से है या लोक कल्याणकारी वाद से है या समाजवाद से है? तो राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को प्रतीत करना होता है, तो इसका संबंध भाई उदारवाद से है। उदारवाद से। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 54, उदारवाद का मूल सिद्धांत। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर बताने का प्रयास करें। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 55, आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करते हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग किसके लिए करता है? समूह के लिए या व्यक्ति के लिए या जनता के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए? तो आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है भाई समूह के लिए। समूह के लिए आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंधित है, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या से, या इतिहास का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक प्राप्ति है, या इतिहास आर्थिक मानव की कहानी है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की आर्थिक व्याख्या से। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया, वह कौन था? एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया, तो वो मैक्स हारखेमर थे या जुर्गान हैबरमास थे या लुई अल्थुसर थे या कार्ल कोर्साह थे? प्रश्न 57 का उत्तर दें भाई। तो उस समसामयिक मार्क्सवादी विचारक का नाम है लुई अल्थुसर। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह कहता है ज्ञानवर्धक अराजकता की स्थिति जहाँ हर कोई स्वयं अपना शासक होगा, वह कौन है? किसने कहा है ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहाँ हर कोई स्वयं अपना शासक होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा है, या प्रिंस क्रोपनिक ने कहा है, या अरविंद घोष ने, या प्रोंधो ने? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 58, कौन कहता है ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहाँ हर कोई स्वयं अपना शासक होगा? तो ये कहने वाले विचारक प्रिंस क्रोपटकिन हैं। प्रिंस क्रोपटकिन महोदय हैं। प्रश्न नंबर, वह कौन सा विचारक है जिसने ज्ञानवर्धक, ये भाई फिर से ऑप्शन देख लें, वह कहता है ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहां हर कोई स्वयं अपना शासक होगा, वह कौन है? तो वह है प्रिंस क्रोपटकिन महोदय। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59, उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना आवश्यक है? तो राजनीतिक दल का, या शक्तियों का विभाजन का,
या विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल का, या वचनबद्ध नौकरशाही का। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर दे भाई। उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? तो वो राजनीतिक दल का होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 60, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संसद की सर्वोच्चता है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, या संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, या इकहरी नागरिकता है। प्रश्न नंबर 60 का उत्तर दें भाई, और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिनका लिंक आपके पास है उनको शेयर कर दें। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो सेशन को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक क्षय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित किस विचारक ने राजनीतिक क्षय का सिद्धांत प्रतिपादित किया? एस हंटिंगटन ने, या अरिस्टो ने, या रिंग्स ने, या लुसियन पाई ने। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक क्षय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो हैं एस हंटिंगटन महोदय। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से किसे एक संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है? निम्न में से किसे एक संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है? तो निरंकुश राजतंत्र को, या संवैधानिक राजतंत्र को, या अधिनायक तंत्र को, या कुलीन तंत्र को। तो संवैधानिक सरकार किसे कहा जा सकता है? संवैधानिक राजतंत्र को, जैसा कि ब्रिटेन में है। तो प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाएं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष में विभाजित होती है, या कार्यपालिका इकहरी होती है? या ऑप्शन सी देखें, कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है? या ऑप्शन डी, कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता है? तो प्रश्न नंबर 63 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रतिनिधि सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रतिनिधि सरकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली केवल एकात्मक राज्यों में ही संभव है। तो प्रश्न नंबर 64 का उत्तर दें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रतिनिधि सरकार है भाई। राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रतिनिधि सरकार है। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। यह कथन किसका है? संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये कथन लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, या गिलक्राइस्ट ने कहा है, या डाइसी ने कहा है, या लास्की ने कहा है? तो प्रश्न नंबर 65 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये कथन कहने वाले हैं लास्की महोदय। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भाई ये सेशन आप लोगों के कमेंट के द्वारा कहा गया कि सेशन थोड़ा छोटे रखें, तो सेशन को एक सेशन में 2-3 सेशन बना के दे रहे हैं, पर बात वही है कि अधिक प्रश्न आपके सामने पहुँचे, इसलिए
व्याख्या न करके अधिक से अधिक प्रश्न आपके सामने भेज रहे हैं। तो ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो छोटे सेशन पर ज़्यादा प्रश्न, ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो चलिए भाई, आप अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत हों, ये मेरा उद्देश्य है, और सफलता पाएं, ये हमारी इच्छा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है? तो फ्रांस को नहीं कहा जा सकता भाई। किसे नहीं कहा जा सकता? तो फ्रांस एकात्मक राज्य कहा जा सकता है। फ्रांस को एकात्मक राज्य कहा जा सकता है। बेल्जियम को एकात्मक राज्य कहा जा सकता है। ब्रिटेन को एकात्मक राज्य कहा जा सकता है, पर कनाडा संघात्मक राज्य है भाई। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्थानीय सरकार अनुबंधित सीमा के अंदर कार्य को करने के लिए स्वायत्त है। स्थानीय सरकार निश्चित सीमा और निश्चित प्रतिमान के अनुसार कार्य करती है। स्थानीय सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है, या स्थानीय सरकार को विस्तृत वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन ऑप्शन ए, स्थानीय सरकार अनुबंधित सीमा के अंदर कार्य करने के लिए स्वायत्त है भाई। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 देख लें। प्रश्न नंबर 68, राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 68, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है? राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। तो ये भगत सिंह का कथन है, या अरविंद घोष का कथन है, या राजा राम मोहन राय का कथन है, या महात्मा गांधी का कथन है? प्रश्न नंबर 68 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, तो ये कथन व्यक्त करने वाले थे अरविंद घोष महोदय। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? ये प्रधानमंत्री बनाते हैं, या विरोधी दल का नेता बनाता है, या सम्राट बनाते हैं, या लॉर्ड चांसलर? ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल विरोधी दल के नेता बनाते हैं, विरोधी दल के नेता। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 70, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण क्या है? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण क्या है? विधि का शासन है, या कॉमन लॉ है, या राजतंत्र है, या दलगत अनुशासन है? तो प्रश्न नंबर 70 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण है दलगत अनुशासन। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71, अमेरिकी शासन का प्रमुख आधार स्तंभ। अमेरिकी शासन का प्रमुख आधार स्तंभ विधि का शासन है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या संवैधानिक परंपराएं हैं, या सख्त पृथक्करण सिद्धांत है? प्रश्न नंबर 71 का उत्तर दें भाई। अमेरिकी शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो विधि का शासन ब्रिटेन में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, संवैधानिक परंपराएं ब्रिटेन में है, और अमेरिकी शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार पूछा जा रहा है, तो ये है सख्त पृथक्करण सिद्धांत। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72, फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, या निर्वाचक मंडल करते हैं, या संसद करती है, या कैबिनेट करते हैं? प्रश्न नंबर 72 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ब्रिटेन में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, निर्वाचक मंडल, संसद, या कैबिनेट? तो फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव
करते हैं भाई निर्वाचक मंडल। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता। फ्रांसीसी मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता क्या है? राजनीति सजातीयता, संयुक्त मंत्रिमंडल, शक्तिशाली प्रधानमंत्री या शक्तिशाली मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रांसीसी मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फ्रांसीसी मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषता है संयुक्त मंत्रिमंडल। संयुक्त मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से अमेरिका में तृतीय सदन किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से अमेरिका में तृतीय सदन किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, या प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है, या सीनेट को कहा जाता है, या राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से अमेरिका में तृतीय सदन किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राष्ट्रपति को? तो अमेरिका में तृतीय सदन सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 75, अमेरिका की सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका की सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल तो 2 वर्ष होता है, या 4 वर्ष होता है, या 6 वर्ष होता है, या 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 75, अमेरिका की सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो ये 6 वर्ष होता है। अमेरिका की सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। शीत युद्ध का परिणाम है एक ध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व या विश्व सरकार। प्रश्न नंबर 76 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। शीत युद्ध का परिणाम क्या है भाई? प्रश्न नंबर 76। तो शीत युद्ध का परिणाम है द्विध्रुवीय विश्व भाई। शीत युद्ध का परिणाम है द्विध्रुवीय विश्व। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 77, किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? शीत युद्ध के कारण, या एशिया का नवजागरण के कारण, या सोवियत संघ के विघटन के कारण, या जर्मनी के एकीकरण के कारण। प्रश्न नंबर 77 का उत्तर दें। किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया है शीत युद्ध के कारण भाई। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन में शीत युद्ध नहीं रहेगा तब आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सोवियत संघ का विघटन पे चले जाएंगे। अगर शीत युद्ध है तो शीत युद्ध पे लगाएंगे, शीत युद्ध ऑप्शन में नहीं है तो सोवियत संघ का विघटन पे चले जाएंगे, सोवियत संघ का विघटन उत्तर मानेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दिदांत से तात्पर्य है शीत युद्ध, नव शीत युद्ध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या उष्ण शांति। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दिदांत से तात्पर्य है तनाव। तो दिदांत से तात्पर्य क्या हो गया? तो प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दिदांत से तात्पर्य है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आज तक कितने सार्क सम्मेलन हुए? तो आज तक कितने सार्क सम्मेलन हुए ये डाटा पुराना है। 36वां काठमांडू में हुआ था, काठमांडू में 2014 में, 2014 में। और 2016 में
पाकिस्तान में प्रस्तावित था, पाकिस्तान में प्रस्तावित था, पर ये सार्क सम्मेलन नहीं हुआ। ये सार्क सम्मेलन 37वां था। तो अब आपको उत्तर में क्या देना है। अगर प्रश्न है आज तक कितने सार्क सम्मेलन हो चुके हैं, तो 36 हो चुके हैं। प्रश्न 36 पे लगाना, या 37वां कहाँ प्रस्तावित है, तो पाकिस्तान में 2016 में प्रस्तावित था, पर शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। तो आप समझ गए हो इस प्रश्न को। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। फरक्का समस्या का संबंध किससे है। फरक्का समस्या का संबंध किससे है, तो भारत चीन से, या भारत बांग्लादेश से, या भारत पाक से, या भारत श्रीलंका से। प्रश्न नंबर सी का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फरक्का समस्या का संबंध भारत और बांग्लादेश से। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। स्टाफ का लक्षण नहीं है, स्टाफ का लक्षण नहीं है परामर्श देना, आदेश देना, आंकड़े संग्रह करना, या योजना बनाना। प्रश्न नंबर 81, तो स्टाफ का आदेश परामर्श देना है, आंकड़े संग्रह करना है, योजना बनाना है, पर आदेश देना स्टाफ का लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से वह विचारक कौन सा है जो कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक आधार पर, तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तो मैक्स वेबर हैं, या अब्राहम मैस्लो, या फ्रेडरिक टेलर, या हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हर्बर्ट साइमन कहता है निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 83, अमौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। अमौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है, तो आंखों की हरकत, भंगिमा, बुलेटिन, या बोलने की गत। प्रश्न नंबर 83 का उत्तर दे भाई। तो अमौखिक संप्रेषण से संबंधित क्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बुलेटिन नहीं है भाई, बुलेटिन अमौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 84, अभिप्रेरण से तात्पर्य क्या है। अभिप्रेरण से तात्पर्य है गतिशील होना, इच्छा शक्ति को जागृत करना, प्रोत्साहन। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो भारत के अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, प्रशासन का राजनीतिकरण है, और अगर ये सभी हैं तो उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। तो चलिए भाई, इस सेशन की इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।